अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स, आप देख रहे हैं ट्री वर्ल्ड नॉवेल्स। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आजकल जो नावल है वो जिनसात पर बेस्ड है, तो चले नॉवल की तरफ। सुबह सुबह दादी जान पूरे घर में शोर मचा रही थी। आज इतवार का दिन था और सब बच्चे अपने अपने कमरों में सोए हुए थे, जबकि दादी जान ने सबको सुबह जल्दी उठने को कहा था। सबसे ज्यादा दादी जान को जिस पर गुस्सा था वो अनाबिया थी। तैमूर सीढ़ियां उतरते हुए जल्दी जल्दी आ रहा था। दादी जान, क्या आप भी सुबह शुरू हो जाती हैं? एक इतवार का दिन ही तो मिलता है, सबको सोने दिया करें। तैमूर ने दादी जान का हाथ थामा और अपनी आंखों से लगाया। बिगड़े हुए नवाबजादे हैं ये सब और कुछ नहीं। तैमूर, तुझसे पूछती हूँ कि ये लड़कियां जब अपने ससुराल में जाएंगी तो क्या करेंगी? दादी जान, आप परेशान मत हुआ करें, हम तो अपनी बच्चियों की शादी होते जल्दी नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो खुद भी कुआरा ही रहेगा। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों की औलादे देखने से पहले ही मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। दादी, इतनी इमोशनल मत हुआ करें, जमाना और वक्त बदल गया है। हम तो अभी भी वही हैं, बस तुम लोग बस बदल गए हो। सारा तेजी से तैमूर की तरफ आई। उसके हाथ में कॉफी का एक मग था। ये सुबह सुबह जल्दी उठने की आदी थी। भाई, आप इतनी जल्दी उठ गए आज? सारा, तुम्हें पता होना चाहिए कि 9 बज चुके हैं। मुझे बताओ, अनाब जाग गई या नहीं? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। शायद वो फजर की नमाज के बाद बाहर निकल गई थी। कितनी बार कहा है मैंने तैमूर इस लड़की को कि बाहर मत जाया करो सुबह के वक्त। इस लड़की को तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता। इतनी खूबसूरत है, मुझे तो डर लगता है कोई जिन इस पर आशिक हो जाएगा। दादी, अब वो जिन आशिक होने वाले जमाने गए। वो खुद एक चुड़ैल है, जिन उसे देखकर ही भाग जाएगा। सारा की बात पर तैमूर बहुत जोर से हंसा। बाबा और छोटे बाबा को बुला लाओ, हम नाश्ता करते हैं। तैमूर ने उसे भेजा और खुद बाहर निकल गया। वो जानता था कि अनाब एक ही जगह जाती है सुबह के वक्त। अनाब को अजीब सा लगाव था इस गार्डन से जो इनके घर के पीछे था। नाबिया जमीन पर सर रखे लेटी हुई थी। उसके हाथ में वही नीला गुलाब था जो एक अजनबी हर हफ्ते इसके तकिए पर रख जाता था। ये अक्सर फजर की नमाज के बाद सोना सुबह इस गार्डन में आती थी। इस गार्डन से उसे बहुत ज्यादा उनसियत थी। यहाँ पर खुसूसन उसके वालिद ने नीले गुलाब के पौधे लगाए हुए थे जो दुनिया में बहुत नायाब थे। इसकी वालदा के वफात के बाद इसके वालिद दुनिया से बिल्कुल कट गए थे। फिर वो अक्सर यहाँ गार्डन में आकर अपना दिल बहलाती थी। अनाबिया इनके साथ जब भी आती उसे ऐसा महसूस होता जैसे ये अपनी वालदा के साथ है। इसीलिए अब इसका रोज का मामूल था कि ये इस गार्डन में आती। अनाब, भैया के बगैर यहाँ क्या कर रही हो? अनाब ने सर पीछे किया तो उसे अपना भाई नजर आया। भैया, आप आ गए। आप जानते हैं ना, मुझे जब भी वालदा की याद आती है मैं यहाँ पर ही आती हूँ। अनाब, तुम जब भी बाहर आया करो मुझे लाजमी बताया करो। तुम जानती हो कि तुम वालदा की सबसे खूबसूरत निशानी हो मेरे और पापा जान के पास। तैमूर उसके पास आया जब अनाब बैठ गई। भैया, पता ही नहीं चलता कि वालदा को हमें छोड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। हमें कभी पता चल भी नहीं सकता क्योंकि वो हमारे दिल में रहती है। अनाब, तुम दादी जान को बहुत ज्यादा तंग मत किया करो, वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती है। भैया, वो बेजा की सत्या करती है मुझ पर। तैमूर ने उसके सर पर हाथ फेरा। अनाब, वो हमारी दादी हैं, पाला है उन्होंने हमें, ऐसे नहीं कहते। तुम जानती हो कि वो हमारी वालदा की जगह पर हैं। भैया, आप तो उन्हें समझाया करें ना, मेरे साथ इतनी सख्ती मत किया करें। आप जानते हैं कल मैंने छोटे बाबा से कहा कि मैंने कॉन्सर्ट पर जाना है। दादी जान ने सुन लिया और फिर मुझे मना कर दिया कि तुम घर से कदम बाहर मत निकालना। अब अगर तुम वहाँ चली गई और हारून आफरीदी आ गया तो फिर बताओ, क्या तुम मुझसे लड़ोगी? नहीं, तुम्हें लगता है ना कि वो कोई खलाई मखलूक है कि तुम जहाँ होती हो वो पहुंच जाता है। इतनी मर्तबा तुम उससे लड़ चुकी हो। दादी जान तुम्हारी लड़ाइयों की वजह से ही परेशान है, और वैसे भी लड़कियां ऐसे बाहर रात देर तक रहते हुए अच्छी लगती। भैया, सारा मेरे साथ जा तो रही थी। चलें खैर, थोड़ी सुबह सुबह हारून आफरीदा का नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करें। मुझे आज तक समझ नहीं आई वो बेचारा तुम्हें कभी बुलाता भी नहीं, मगर तुम्हारे इससे इतनी जिद क्यों है?
भैया, वो यूनिवर्सिटी के शुरू से ही मुझे अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। आप जानते हैं, उसने कभी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। कई मर्तबा तो वो मेरे आगे झुककर मुझे मिला। आप जानते हैं, वो मुझे बीबी बुलाता है। शुक्र है यूनिवर्सिटी से जान छूटी, इससे भी जान छूट गई। चलो छोड़ो, ऐसी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मैं तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ। नाश्ता करना है? तैमूर ने हाथ दिया और उठाया। ये तैमूर खान की लाडली बहन थी। तैमूर खान खुद 27 बरस का था। अनाब इस वक्त 21 बरस की थी। इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया था। तैमूर एक बैरिस्टर था। उसके वालिद भी एक जाने माने बैरिस्टर थे और उनके लॉ फर्म थी। तैमूर की वालदा को फोत हुए 5 साल हो चुके थे। उनकी वालदा बहुत खूबसूरत औरत थी और मशहूर जमाना वकील। उनके घर में ये अपने छोटे पापा और अपनी खाला, जो उनकी चच्ची भी थी, उनके साथ रहते थे। सारा उनके छोटे पापा की बेटी थी। सारा इन दोनों की रज़ाई बहन थी। बचपन में सारा को तैमूर की वालदा ने अपनी बहन से ले लिया। अनाबिया के सारा को भी दूध पिलाया, जिससे वो इन दोनों की रज़ाई बहन बन गई। अनाबिया की दादी ने इसे बचपन से ही इसकी वालदा से ले लिया था और तकरीबन उसकी तरबियत करने वाली उसकी दादी जान ही थी। तैमूर अनाबिया को लिए नाश्ते की टेबल पर आया तो सब लोग बैठे हुए थे। अनाबिया जाकर अपने वालिद शुजा खान के साथ बैठ गई। मेरा बच्चा सुबह सुबह कहाँ पर गया हुआ था? शुजा खान ने उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। पापा जान, इसे मैं गार्डन से लेकर आया हूँ। आपकी लाटी को घर में चैन नहीं आता। खबरदार तैमूर, जो तुमने हमारी बेटी को कुछ भी कहा। बड़े मिन्नतों और मुरादों से मांगी हुई है हमारी बेटी। तुम जानते हो, जब ये पैदा हुई थी तो तुम्हारी वालदा ने पूरे शहर में मिठाई भिजवाई थी उसकी पैदाइश के लिए। हमने बहुत मिन्नतें मांगी हैं, तुम नहीं जानते। पापा जान, तो किसने कहा कि मैं इसे डांट रहा हूँ? आप माशाल्लाह से ये बड़ी हो गई है, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। इसे आप किसी अच्छे से अखबार में नौकरी दिलवा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये अपना करियर बनाए। तुमने इसको कुछ ज्यादा ही खोल कर रखा है। लड़कियों के ये काम नहीं होते। अब इसे चाहिए कि घरदारी सीख जाए। दादी, परेशान मत हो, इसका होने वाले शोहर इसे बिस्तर से भी उठने नहीं देगा। सारा की बात पर दादी ने इसे अच्छा खासा घूरा। कमरे का सर्दपन इसके मकीन का मिजाज जाहिर करता। इसकी कलाई पर नीले रंग का निशान अंधेरे में चमक रहा था। इसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सरदार, आपने हमें याद किया। हारून, हम तुमसे मुलाकात चाहते थे बहुत अरसे से। हम जानते हैं तुम्हारी सरदारनी ने तुम्हें बहुत तंग किया है इन 4 सालों में। तुम्हारी हिम्मत की भी हम दाद देते हैं कि तुमने उनकी हर जली कटी बात बर्दाश्त की है। सरदार, आप कैसी बात करते हैं? हमारे लिए वो मोतबर है, वो हमारी मलका है और अपनी मलका की हिफाजत करना हम अच्छे से जानते हैं। हारून, हम तो इससे बात से परेशान हैं कि जब वो हमारी दुनिया में आएगी तो यहाँ पर आकर कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगी। हारून इसी कुर्सी के सामने ही अपने हाथ बंधे नजरें झुकाए खड़ा था। सरदार, वो सीख जाएंगी यहाँ के उसूल, बस कुछ ही फर्क है इनके और हमारी दुनिया में। हारून, हम नहीं चाहते जब वो हमारे पास आए तो अपनी दुनिया को याद करे। हम जानते हैं जब किसी की दुनिया खत्म होती है तो उसे कितना दुख होता है। सरदार, हमें यकीन है आपकी मोहब्बत के आगे वो अपनी दुनिया को छोड़ देंगी। सरदार, आप इन्हें कब हमारे लोगों में ला रहे हैं? बहुत जल्द। हमसे इंतजार नहीं होता। 21 साल का वादा पूरा हो चुका है। अब हमारी तन्हा जिंदगी में हमें हमारी शहजादी चाहिए। बहुत जल्द ये महल शादियों से गूंजेगा। इस महल में दोबारा से नन्हे बच्चों की आवाजें आएंगी। ये महल अपनी मलका के कदमों से रोशन होगा। हमारी तारीखी जिंदगी में नीला फूल है वो, हमारी नीली शहजादी। अनाबिया की कलाई पर नीले रंग का निशान चमकने लग गया, जिससे अनाबिया को शदीद तकलीफ हुई। उसके साथ बैठी हुई सारा उसके चेहरे को देख रही थी, जहाँ पर पसीना आ चुका था। अनाब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा निशान फिर चमक रहा है। पता नहीं सारा, देखो ना मुझे कितना दर्द होता है। पापा बताते ही नहीं कि ये निशान मेरी कलाई पर क्यों है। दादी कहती है जब तुम 3 साल की थी तब से ये निशान तुम्हारी कलाई पर है। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों का रंग पहले कुछ और था।
फिर तुम्हारी आंखों का रंग नीला हो गया। मैं खुद भी हैरान हूँ सारा, आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों में लेंस लगे हुए हैं। तुम जानती हो, वालदा बताया करती थी कि मेरी आंखों का रंग सब्ज था जो बाद में बदल कर नीला हो गया। तुम यकीन नहीं करोगी, मगर मुझे कभी कभी खौफ आता है तुम्हारे पास नीला फूल हर हफ्ते देखकर। न जाने क्यों है ये जो तुम्हें बचपन से ये फूल देता है। पापा कहते हैं तुम परेशान मत हो, वो बहुत जल्दी शख्स को ढूंढ लेंगे जो मेरे पास नीला फूल रख जाता है। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। सारा उसकी बात सुनकर उठ गई। अनाबिया ने कंबल किया और सोने लगी। अनाबिया सो गई और ऐसे सोई कि उसे होश नहीं रहा। कमरे में नीली रोशनी हर तरफ फैल गई। आने वाली की कलाई पर नीला निशान वैसे ही था जैसे अनाबिया का। दोनों के निशान चमक रहे थे। कैसी हो शहजादी, कितनी कमजोर लग रही हो। इसने अनाबिया के हाथों को थामा। इसके निशान से निकली रोशनी निकलकर अनाबिया के निशान में चली गई। अनाबिया कसमसाई। उसकी कलाई में शदीद दर्द हुआ जिससे इस शख्स हाथ रखकर दूर कर दिया। मैं जानता हूँ हमारे मिलने का वक्त करीब आ रहा है जिसकी वजह से ये तकलीफ देता है, मगर जल्दी तुम मेरे पास होगी, फिर ये तुम्हें ताकत देगा, तकलीफ नहीं। इस शख्स ने अनाबिया के हाथों को थामा और बहुत देर तक थामे रखा। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तब तक तुमने मेरा इंतजार करना है मेरी नीली शहजादी। उसने अनाबिया की आंखें चूमी। इसके निशान से सफेद रोशनी निकली। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था। इसे अब इस जगह से जाना था। ये इससे आखिरी नजर देखकर खिड़की की तरफ गया। इसने खिड़की से नीचे छलांग लगाई जैसे ये हमेशा लगाता था। इसे यकीन था कि अगली बार ये अनाबिया को यहाँ से ले जाएगा। अनाबिया इस वक्त अपने भैया के साथ बैठी हुई नावल पढ़ रही थी, जबकि तैमूर अपने किसी केस पर काम कर रहा था। आज तैमूर जल्दी घर आ गया था। जब भी उसे जल्दी छुट्टी होती तो ये कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अनाबिया के साथ गुजारे। अनाब क्या पढ़ रही हो? भैया कुछ भी नहीं, ब्यूटी एंड बीस्ट पढ़ रही हूँ। ये अफसानवी बातें मत पढ़ा करो, तुम जानती हो कि ये दिमाग पर अच्छा असर नहीं करती। कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज पढ़ लिया करो जिसने तुम्हें फायदा हो। भैया बस ऐसे ही आज दिल किया कि कोई नावल पढ़ लूं। अभी ये बात कर रही थी कि इसका नीला निशान चमकने लग गया। तैमूर भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। इसके नीले निशान से रोशनी निकलने लगी। भैया ये बहुत दर्द कर रहा है, देखे ना। तैमूर फौरन से उठा और गीला कपड़ा लेकर आया। मैं जो ही निशान पर गीला कपड़ा रखा वो शदीद गर्म हो गया। अनाब इसमें तो आग लगी हुई है। ऐसा क्यों होता है? आप बताएं ना, मैं इंसानों से मुख्तलिफ क्यों हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। बचपन में तुम सख्त बीमार हो गई थी, तुम ये बात जानती हो। इस बात तुम्हारी आंखों का रंग भी बदल गया और तुम्हारे हाथों पर ये निशान आ गया। भैया आपको पता है, मुझे अक्सर लोग कहा करते थे कि ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ कोई छिन रहता है। मेरे नजदीक जब भी कोई आने की कोशिश करता है उसे जरूर नुकसान हो जाता था। भैया आप जानते हैं इसी वजह से कितने लोग मुझसे दोस्ती नहीं करते। ये सब फिजूल बातें हैं जो तुम नावल पढ़कर अपने दिमाग में बिठा लेती हो। जल्दी तुम एक रिपोर्टर बन जाओगी, फिर देखना लोग तुम्हारे इर्द गिर्द कैसे आते हैं। तैमूर इसके निशान पर बार बार पानी से गीला हुआ कपड़ा रख रहा था, मगर अनाबिया को और तकलीफ हो रही थी। इसे ये तकलीफ बचपन से हुआ करती थी। जब भी उसे ये तकलीफ होती उसे ऐसा महसूस होता कि इसकी कलाई हाथ से कट रही है। नीली आंखों वाला शहजादा इस वक्त अपने घोड़े को भगा रहा था। घोड़े की रफ्तार इस कदर तेजी देखने वाला इंसान उसे बर्दाश्त न कर पाए। असद जो ही घोड़ा रोका, उसके हाथ में पकड़ी हुई घोड़े की नील से उसकी कलाई पर निशान पड़ गया। उसे जरा सी तकलीफ हुई, मगर ये जानता था कि इसकी शहजादी को इससे ज्यादा तकलीफ होगी। टाइगर तुम ये बात जानते हो कि ये तकलीफ सिर्फ मुझे नहीं होती, तुम्हारी शहजादी को भी होती है। जरा एहतियात किया करो जब तुम रुक जाते हो तो। ये घोड़े से उतरा और सामने लगे बड़े से पिंजरे की तरफ गया, जिसमें दरमियान में बैठा हुआ बड़ा सा शेर उसे देखते ही उसकी तरफ आया। शेरू कैसे हो तुम? ये पिंजरे का दरवाजा खोलते ही अंदर चला गया। शेर फौरन उसके तरफ आया और अपना सर झुकाकर उसका इस्तकबाल किया।
मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो आज 21 साल बाद तुम जानते हो, मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि तुम्हारी शहजादी बहुत जल्द मेरे पास आने वाली है। कल मैं इनसे मिला था, तुम जानते हो वो इतनी कमजोर हो चुकी है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। यहाँ पर आएंगी तो उन्हें मैं कोई काम नहीं करने दूंगा। वैसे भी वो काम क्या करेंगी, उनका तो सिर्फ और सिर्फ काम हुक्म चलाना है। वो ना सिर्फ हमारे दिल की मलका है बल्कि हमारे लोगों की भी। शेरू दहाड़ा, जिसका मतलब था कि उसे अपने मालिक की बात समझ आ चुकी है। हारून एक गार्ड के साथ उसके पास आया। इसे इस शेर से बड़ा ही डर लगता था, इसी खातिर वो पिंजरे के बाहर ही खड़ा रहा। सरदार, आपको बड़े सरदार ने याद किया है। अबे हारून, जी सरदार, वो आपके मुंतज़िर हैं। आप जानते हैं कि दरबार लग चुका है और उन्होंने आपसे कोई खास मामला शेयर करना है। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ। ये शेरू की तरफ बढ़ा और उसके सर पर हाथ फेरा। शेरू, अब मैं तुमसे तभी मिलने आऊँगा जब मेरी मलका मेरे साथ होंगी। शेरू उसके आगे फिर झुका और ये बाहर निकल गया और पिंजरा बंद कर दिया। ये अपने घोड़े के ऊपर बैठा और उसका रुख महल की तरफ कर दिया। महल में आते हैं बहुत सारे लोग उसके आगे झुके। ये मगरूर अन्ना चाल चलते हुए दरबार की तरफ जाने लगा। उस वक्त ये खूबसूरत सफ़ेद रंग के कलफ वाले कुर्ते में मलबूस था। मेरी आंखें सफ़ेद रंग को मात देती थी। सब लोग खड़े हो जाएं, शहजादे आ चुके हैं। उसके बाप के साथ वाली खाली जगह पर खड़े दरबार ने उसके आते ही सामने बैठे लोगों को ये अल्फाज कहे तो सब लोग खड़े हो गए। बैठ जाएं सब। ये हाथों का इशारा करके अपने बाप की तरफ आया और ना सर झुकाया, फिर अपने बाप के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कैसा है हमारा बेटा? बिल्कुल ठीक बाबा जान, आपने हमें याद फरमाया है तो ज़रूर कोई अहम ही काम होगा, हमें हुक्म कीजिए। आज तुम जानते हो कि हमारे महल की शहजादी को यहाँ से गए पूरे 21 साल हो चुके हैं। वक्त आ चुका है कि तुम उनको वापस लेकर आओ। हमें इस महल में अब तुम्हारे बच्चों को देखना है। अब तो माशाल्लाह से वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभालेगी। तुम जानते हो कि अगर वो यहाँ ना आना भी चाहे तो तुम उन्हें लेकर आओगे। वो इस महल की शहजादी हैं, उनका रिश्ता तुमसे आज से नहीं पूरे 21 साल से है। जी बाबा, आप परेशान मत हो। पहले किया गया वादा हमें याद है बहुत अच्छे से। जब हमने उन्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया था तो हमें उसी दिन एहसास हो गया था कि इनके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं सकता। हमारी नई नई शहजादी जब हमारे पहलू में बैठेंगी तो दुनिया देखेगी। हम बहुत जल्द उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत खूब हमारे शहजादे, तुम्हारे लोग तुमसे अपने कुछ मसाइल हल करवाना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मेरे लोग सर आंखों पर बाबा, उनका जो भी मसला है मुझे बताएं, मैं अपनी जान लगा कर भी उसे हल करूंगा। शहजादा अपने लोगों की तरफ मुड़ा। उसके लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। ये एक रहम दिल शहजादा था, मगर जब ये जुल्म करने पर आता या किसी जालिम को सजा देनी होती तो दुनिया कांप जाती। शुजा खान इस वक्त अनाबिया के साथ बैठे हुए थे। दोनों बाप बेटी बहुत अहम बात पर बहस कर रहे थे। अनाबिया अपने बाप को ये बता रही थी कि अरमान वापस आने वाला है और वो इसके साथ अपने इलाके ज़ियारत जाना चाहती है। अरमान उसकी पुप्पी का बेटा था। उसकी पुप्पू बलूचिस्तान ज़ियारत में रहती थी। अनाबिया, हमने आपसे कितनी मर्तबा कहा है वहाँ जाने की जिद मत किया करें। वहाँ पर अब हमारा कोई बाकी नहीं। आप इसे कैसे कह सकते हैं बाबा जान, हम बलूचिस्तान के हैं। आप ये बात जानते हैं। हम यहाँ आकर बस गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने सूबे को भूल जाएं। मुझे अपना इलाका देखने का बहुत शौक है। मैं जब भी आपसे कहती हूँ आप बात को टाल जाते हैं। शुजा इसकी बात को जल्दी ख़त्म करना चाहते थे। वो अनाबिया के इस बात को हमेशा ही टाल देते। अनाबिया बचपन से अपने इलाके में नहीं गई थी, जबकि उसके वालिद और तैमूर हर दूसरे महीने वहाँ जाया करते थे। मुझे नहीं पता बाबा, मैंने वहाँ जाना है। मेरा बेटा, आप बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। आपकी वालदा के बाद आपको संभालना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पापा, हम सिर्फ आपसे ये बात कह रहे हैं कि हम ज़ियारत जाना चाहते हैं। दादी जान हमें बताती हैं कि वहाँ के बारे में वो हमें ये भी बता रही थी कि
वहाँ पर जो खानदान आबाद है वो हमारे इलाके में पिछले 1000 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तुम्हें इस सब से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, और बेटा अरमान आएगा तो मैं खुद उससे बात कर लूँगा कि फजूल किस्म की बातें तुम्हारे साथ मत किया करें। पापा, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप मेरी कोई बात नहीं मानते। बाबा की गुड़िया ऐसे नाराज नहीं होते। कभी कभी वालिदैन जो बात कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए होती है। फिर आप मुझसे वादा करें कि आप खुद मुझे ज़ियारत लेकर जाएंगे। ठीक है मेरी शहजादी, हम आपको ज़ियारत लेकर जाएंगे। अपने कज़न का इंतज़ार कर रही थी। उसके साथ ही सारा खड़ी थी। लैंड क्रूज उनके कारपोश में आकर रुकी। अंदर से निकलने वाला शख्स अनाबिया का बेहतरीन दोस्त था। भैया, आप आ गए आखिरकार। सारा इसकी तरफ के, जबकि अरमान का ध्यान अनाबिया की तरफ था, जो पीछे हाथ किए उसे बड़ी गौर से देख रही थी। आखिरकार मैं आ ही गया। तुम जानती हो कि मैं कितना मसरूफ रहता हूँ। हमारी अनाब कैसी है? इसका मूड क्यों ऑफ है? भैया, आप तो जानते हैं कि इसने आपसे पिछली माह भी कहा था कि आप यहाँ चक्कर लगाएं, मगर आपको वक्त नहीं मिला। इसलिए इसने मुझसे कहा था कि इस दफ़ा जब अरमान भैया आएंगे तो ये इनसे बात नहीं करेंगी। अरमान हंसते हुए अनाबिया की तरफ आया था। कैसे बात नहीं करेगी जब ये देखेगी कि मैं इसके लिए कितना कुछ लेकर आया हूँ। अनाबिया उसकी बात सुनकर फौरन उसकी तरफ आई। क्या लाए हैं आप मेरे लिए भैया? मोरे ने तुम्हारे लिए खुसूसी बलोची लिबास भेजे हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? थैंक यू भैया। आपको पता है मेरी यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी होगी, मैंने सोचा था कि अच्छा सा बलोची ड्रेस पहनूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम्हारा मसला हल हो गया। अरमान गाड़ी की तरफ मुड़ा और गाड़ी में से ढेर सारे बैग लेकर सारा और अनाबिया को पकड़ाए। मेरे लिए भी कुछ है या सिर्फ इसके लिए लाए हैं? तुम्हारे लिए भी है मेरी बहन बहुत कुछ। मुझे अंदर जाने देना है या यहाँ पर ही खड़े खड़े रखना है? बड़ा सफर तय करके आया हूँ। सॉरी भैया, आ जाए अंदर। नीली आंखों वाले की अजनबी टेबल पर बैठा हुआ था। उसके सामने गिलास में लेमन जूस भरा हुआ था, जबकि उसके इर्द गिर्द लोग शराब से मदहोश पड़े हुए थे। ये यहाँ आज किसी खास मकसद के लिए आया हुआ था, वरना ऐसी जगह पर ये कभी नहीं आया। ये जानता था कि ये जिस कबीले से ताल्लुक रखता है, वहाँ के सरदार होने की हैसियत से उससे इन सब बुराइयों से दूर रहना है। अगर ये अच्छा इंसान नहीं होगा तो इससे इसका मर्तबा छीन लिया जाएगा। हाय ब्यूटीफुल, आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक लड़की जिसके कपड़े देखकर ही उसे कोफ्त हो रही थी, वो इसके पास आई। इसके शानों पर हाथ फेरते हुए बोली, बड़ाई मेहरबानी मुझसे बात ना की जाए तो बेहतर है। क्यों, क्या तुम कोई दूसरी दुनिया की मखलूक हो? नीली आंखों वाला ये शहजादा हंसा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। मुझे जो भी समझ लो, मगर जो मेरे करीब आता है वो जल जाता है, ये बात याद रखो। इस लड़की ने बड़ी बेबाकी से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे आग से खेलने का शौक है। ये वो आग नहीं जिसे देखकर इंसान जल जाएंगे। आग ऐसी आग है जो किसी को लग जाए तो वो जिंदा नहीं रहता। अपनी आखिरी सांस गिनते हुए भी वो अपनी मौत को पुकारता है, इससे जल्दी मौत आ जाए। वो लड़की इसकी बातें सुनकर थोड़ी खौफजदा हो गई, फिर खुद ही इसे छोड़कर पीछे चली गई। अचानक इस नीली आंखों वाले शहजादे को महसूस हुआ कि जिस काम के लिए वो आया था वो पूरा होने वाला है। कि पिछले रूम की तरफ चला गया। अंदर से एक बार पे अपनी जगह से उठा। उस शख्स निकल रहा था। लड़की ने भी शराब पी रखी थी और उसने भी। हेलो मिस्टर करमानी। ये शख्स नीली आंखों वाले शहजादे की तरफ मुड़ा और पहचानने की कोशिश की। तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे जानने की कोशिश मत करना। अगर तुम मुझे जान गए तो तुम्हारी मौत बहुत मुश्किल होगी। ये कहने के साथ ही उसने मिस्टर किरमानी को बाजू से पकड़ा और अपने साथ बाहर की तरफ ले गया। उसकी गिरफ्त में इतनी ताकत थी कि मिस्टर किरमानी मजबूत मर्द होने के बावजूद भी अपने आप को छुड़वा न सके। आज तुम्हें याद आएगा मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कैसे करते हैं। तुम बहुत आसानी से लोगों को नोच खाते थे ना। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। शहजादे ने इस शख्स को बालों से पकड़ा और दीवार से दे मारा। उसकी एक ही वार से इस शख्स का सर खून से भर गया। तुम जानते हो, मुझे धोखा देने वाले लोगों से नफरत है। मेरे कानून में सिर्फ 2 चीजें ही पाई जाती हैं, वफादारी या गद्दारी। और वफादारी का इनाम बहुत आला होता है, जबकि गद्दारी का अंजाम मौत। इस शहजादे ने इस शख्स को इतना मारा कि उसकी आंखें सांसें भी लेना मुश्किल हो गया।
इस शहजादे का साथी बाबर उसके पास आया। क्या करना है अब इसका मेरे शहजादे? इसने जिन मासूम लोगों को तड़पा कर मारा है उन्हीं के इलाके में बीच चौराहे पर इसकी लाश लटका दो। यहाँ बड़े लोगों को ही इंसाफ मिलता है, मासूम लोगों को नहीं। और जब लोग इसकी लाश देखेंगे तो इन्हें एहसास होगा कि इनका अंजाम भी यही होगा। अगर वो मासूम लोगों की जिंदगियां नोचेंगे, इसे इबरत का निशान बना दो और ऐलान करा दो, ये हर सरदार का हुक्म है कि मेरे मासूम लोगों के साथ ज्यादती करने वाला सरदार के हाथों ही मरेगा। ये कहते ही ये शहजादा वहां से हट गया। आज ये कोई पहला इंसान नहीं था जिसे इसने अंजाम तक पहुंचाया था। तैमूर अपने वालिद के साथ बैठा हुआ केस डिस्कस कर रहा था। आप जानते हैं ये छोटी बच्ची है, इसकी उम्र 4 साल है। जिस तरीके से इसके माँ बाप का कत्ल हुआ है, मुझे यकीन है इसका कत्ल भी ऐसे ही हो जाएगा। पापा, मैं चाहता हूँ इस बच्ची को एडॉप्ट करना। बेटा, आप जानते हैं कि अभी आपकी शादी नहीं हुई। आपकी आने वाली बीवी अगर इस बच्ची को अपनी बेटी ना तस्लीम करे तो बाबा को इसको बेटी से बढ़कर प्यार देंगे, मुझे पूरा यकीन है। किसी यतीम खाने में पलने से बेहतर है कि ये आपकी पोती और मेरी बेटी बनकर बड़ी हो। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बना रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल फैसला है बेटा, इसको ऐसे ही मत लो। अगर तुम किसी बच्ची की जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसे पूरे दिल से भी निभाना है। आप परेशान मत हो बाबा, मैं इसे अपनी बेटी ही बनाकर रखूंगा। बाबा, अनाबिया आजकल बलूचिस्तान जाने की बहुत जिद कर रही है, आप इसे जाने की इजाज़त दे दें। आप जानते हैं कि वो बहुत बार हमसे इस बात की ख्वाहिश कर चुकी है कि वो हमारा आबाई घर देखना चाहती हैं। शुजा खान ने इसकी बात पर सर उठाया। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद अपने आबाई घर को जाने। अगर बेटा कोई वजह है जिसकी वजह से मैं इसे मना करता हूँ, कुछ ही अरसे में तुम्हें वो वजह बता दूंगा। मुझे उम्मीद है बाबा कि आप जल्द ही बचपन का वो राज मुझे बता देंगे जिसकी वजह से हमारी बच्ची के हाथ पर निशान है। मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे अब वो बात याद मत कराओ। शुजा खान की आंखों में वो बात सोचकर ही खौफ आ गया, मगर बेटे के सामने वो अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहते थे। हारून अपने सरदार का इंतजार कर रहा था। ये मिज़ार में खड़ा हुआ था जबकि बहुत सारे गार्ड्स भी उसके इर्द गिर्द थे। हारून सरदार को आने में कितना वक्त है? बस आ ही गए सरदार। नीली आंखों वाला शहजादा चलता हुआ मिज़ार के अंदर आया। उसके हाथ में बड़ी सी एक खूबसूरत चादर थी। हारून, हुक्म दे दो इस पूरे इलाके को, इस पूरी मज़ार को सजा दो, तुम्हारी सरदारनी आने वाली है। जिस दिन वो इस मज़ार में कदम रखेंगी वो कभी वापस नहीं जा सकेंगी। इसके साथ हमारा 21 साल का वादा पूरा हो जाएगा जिस दिन वो इस मज़ार में अपना पहला कदम रखेंगी। तुम सब लोग जानते हो वो कितनी जल्दी यहाँ आने वाली हैं। इनके इस्तकबाल के लिए पूरा शहर सजाया जाए और जब वो यहाँ आए तो उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाए। सरदार, आप इन्हें कब लेने जा रहे हो? इस बार हम उन्हें लेने नहीं जाएंगे, वो खुद आएंगी हमारे पास बहुत जल्द। ये बात करते ही इस शहजादे की आंखें चमक उठी। अनाबिया अरमान के साथ बैठी हुई थी। अरमान भैया, प्लीज आप मुझे बलूचिस्तान ले जाएं ना। अन्ना, अब तुम ये बात जानती हो कि मामू जान को नहीं पसंद कि तुम वहाँ जाओ। भैया, आपको पता है पापा और भाई ने कुछ अरसे के लिए बाहर जाना है। हमारे पास पूरे 2 हफ्ते होंगे। मैं पुप्पी से मिलना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे ले जाए ना, किसी को पता नहीं चलेगा। दादी जान को भी हम अपने साथ ही ले जाएंगे, वो किसी को क्या बताएंगी। नानी जान ने अगर मामू को बता दिया तो आप कह दीजिएगा कि गांव में किसी की शादी है इसीलिए हम जा रहे हैं, फिर वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। छोटे मामू तो घर में ही होंगे ना। अगर उन्होंने ये कह दिया कि तुम उनके साथ और खाला जान के साथ रुक जाओ तो कहेंगी कि आपको गारंटी देती हूँ। प्लीज भैया प्लीज। अरमान उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वैसे भी उसने ये बात सोच ली थी कि इस दफा वो अपनी माँ को मामू के पास लेकर आएगा और अनाबिया को हमेशा के लिए बलूचिस्तान अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, मगर फिर तुम तैमूर भाई को इस बात की खबर मत होने देना। अनाबिया इस वक्त दुल्हन के लिबास में थी। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई इसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये इंसान है या परी। इस वक्त ये शहजादी के रूप में थी। इसने जो जेवर पहन रखा था वो इतना भारी था कि इसकी कलाई और गर्दन दर्द कर रही थी। इसने पैरों में सोने की पायल पहन रखी थी। ये जो जो ऊंचे दरख्तों के पास से भाग रही थी तब तब उसकी पायल आवाज दे रही थी।
نہیں، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں ہرگز اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ یہ جیسے جیسے راستہ طے کر رہی تھی ویسے ویسے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ گھوڑوں کی چاپ اسے سنائی دی۔ یہ گھوڑوں کی چاپ اس کے لیے زندگی کی نوید نہیں بلکہ موت کی آواز تھی۔ میں اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، وہ مجھے اپنی حسین دنیا میں قید کر لے گا، نہیں بننا چاہتی میں اس کی شہزادی۔ یہ اور تیز بھاگنے لگی، اس کا دوپٹہ درخت کے اندر اٹکا اتر گیا، خوبصورت سنہرے بال کھل کر بکھر گئے، اس کا دوپٹہ شانوں پر آ گیا، گھوڑوں کی چاپ اور تیز ہو گئی۔ یہ جو ہی یہ اونچے پتھر سے نیچے آئی، اسے زوردار چوٹ لگی اور یہ وہیں پر گر گئی۔ پیچھے سے ایک خوبصورت کالے رنگ کا گھوڑا اس کے پاس آ کر رکا اور یہ جانتی تھی کہ اس گھوڑے سے کون اترے گا۔ یہاں پر کیوں آ گئی آپ میری جان؟ کتنے پریشان ہو گئے ہیں ہم اور ہمارے لوگ، ہماری جان نکل گئی ہے۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر، اس شخص کی قد و قامت کو دیکھ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ اس شخص کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہتی ہے۔ اس کے وجود سے اس کا وحشی پن ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ نہیں سردار، میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میرا آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک عام انسان ہوں، جبکہ آپ ایک بادشاہ۔ آپ جانتے ہیں اس بادشاہ کی ایک ہی ملکہ ہے، انابیہ خان۔ نہیں، میں اس کی ملکہ نہیں، میں کسی کی ملکہ نہیں، میں صرف انابیہ شجاع خان ہوں۔ یہ شخص اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، ایسے جیسے اس کا وزن ہی نہیں اور یہ کوئی روئی کی مانند گڑیا ہو۔ دیکھو، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ فیصلہ آج سے 21 سال پہلے ہو چکا ہے میری جان۔ اب اگر تم مجھ سے بھاگنا بھی چاہو گی تو تم نہیں بھاگ سکتی، تمہاری قسمت مجھ سے جڑ چکی ہے، تمہارا روح، تمہارا وجود میرا ہے۔ اس شخص کی گرفت نہ زیادہ سختی اور نہ زیادہ مضبوط، مگر انابیہ اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکی۔ شخص نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی پشت اس شخص کے گھوڑے سے لگ رہی تھی۔ اس وقت اس علاقے میں شام ہو چکی تھی اور بے تحاشا سردی تھی۔ محل کے قریب آتے ہی اس شخص نے اسے گھوڑے سے اتارا۔ اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی انابیہ کی آنکھ کھل گئی۔ انابیہ، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کیسا خواب تھا یہ؟ ایسا لگتا ہے جیسے میں اس جگہ پر پہلے رہ چکی ہوں یا میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ انابیہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑا شخص ہنسنے لگ گیا۔ انابیہ نے پاس پڑا پانی پیا۔ اکثر رات کو ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہ سوئی ہوئی اتنی گہری نیند میں چلی جاتی کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ یہ کب سوئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ آج سے نہیں، بچپن سے ہو رہا تھا۔ یہ اکثر اوقات رات کو خواب میں ڈر جایا کرتی تھی، مگر اسے صبح اٹھ کر نہ وہ خواب یاد رہتا اور رات ابھی بھی یہ ایسے ہی دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ امید ہے اچھی نیند آ جائے گی۔ یہ جیسے ہی لیٹی اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ اس کے پیچھے کھڑا شخص آگے آیا اور اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ابھی بھی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ ہمیشہ اس کے لیے بھی روشنی سے، ہوش و ہوا سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ میری شہزادی، 2 دن بعد آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ نیلے شہزادے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ عبدالجبار خان کی بیوی انابیہ جبار خان کتنی خوبصورت ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ میری شہزادی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے میری شہزادی۔ آپ جانتی ہیں میں نے محل میں پوری تیاری کر رکھی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جبار نے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنی آنکھوں سے لگائے۔ آپ کے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہم نے، بہت انتظار کیا۔ آپ جانتی ہیں، چھوٹی سی تھی آپ، ہم آپ سے ملنے آیا کرتے تھے، آپ ہمیں دیکھ کر بھاگ جایا کرتی تھی اور ہم آپ کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ جبار نے اس کے ہاتھ اپنے آنکھوں سے لگائے۔ آپ کے والد سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم سے چھین لیں گے، بہت غلط سوچتے ہیں، شاید وہ اپنا وعدہ بھول چکے ہیں، مگر ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ عبدالجبار خان کی بیوی انابیہ جبار خان، کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ، آپ کو اپنے نام سے بلانا۔ آپ تو بچپن سے ہمارے نام سے منسوب ہے، آپ تو بچپن سے ہماری محرم ہے۔ ہم چاہتے تو ہم آپ کو بہت پہلے ہی یہاں سے لے جاتے، مگر ہم وعدے نہیں توڑتے۔ ہم جا رہے ہیں شہزادی، اب آپ نے آنا ہے ہمارے پاس، آپ کا گھر آپ کا منتظر ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ جبار اٹھ گیا، انابیہ کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیرا۔ یہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔